और हमारे संभागायुक्त श्री दीपक सिंह जी हमारे बीच में है, उनका स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा कि अभ्यास मंडल के अध्यक्ष श्री रामेश्वर गुप्ता जी कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें और सचिव डॉक्टर महाराज जी। मित्रों, वैचारिक मसाल यह यज्ञ हमने शुरू किया और आज उसका 8वां दिन है पूर्ण आहुति का। और जब पूर्ण आहुति देते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। उसका आनंद होता है कि जो लोग शेष रह जाते हैं किसी दिन, पंडित यही कहते हैं कि आप यहाँ लगा दीजिए, 2 आहुति डाल दीजिए, आपको भी वही पुण्य मिलेगा। हमने इन 7 दिन में अलग अलग विषयों पर अभ्यास मंडल के उन तमाम विषयों पर विद्वानों को बुला करके चर्चाएं की और उन्होंने अपनी अपनी आहुति दी, हमने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आज का जो चिंतन है वो जिस विषय पर है, वो वास्तव में अगर सोचे कि हमारे पास पैसा भी है, प्रजातंत्र भी है, पंचायत भी है, सारी चीजें हैं जीवन की जितनी भी लगती है, लेकिन अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप उसको कैसे ग्रहण कर सकते हो। तो आज के जो न्यू जो है स्वास्थ्य की है, उसको पर हम चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य अगर अच्छा है, अगर तन चंगा तो हर हर गंगा। आज कुछ विषय को लेकर के ऐसे विद्वान वक्ता को हमारे बीच में हमने आमंत्रित किया है जिनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो पद्मश्री श्री रणवीर गुलेरिया एक ऐसा नाम, जब भी चर्चा हो रही थी तब चलो बता दूं कि अच्छा वो एम्स वाले ना, वो कोरोना के नायक, इस तरीके से नाम इस देश में जाना जाता है, कोरोना के नायक। उस समय जिस व्यक्ति ने इस देश की सेवा का जो झंडा उठा रखा था वही गुलेरिया जी आज हमारे बीच में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। साथ में हमारे संभागायुक्त जी जब से आए हैं, हमारे सामाजिक स्वास्थ्य और शिक्षा के कार्यों में आपकी सहभागिता रखी, आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे बीच में हम सबकी ताई, पहले हम अपनी ताई बोलते थे, फिर इंदौर की ताई, फिर इसके बाद मालवा की, और पूरे देश की ताई संसद में बैठने के बाद तो पूरे देश की ताई है वो हमारे बीच में बैठी हुई है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ खुशी की बात है कि आज हमारे जो मुख्य वक्ता जी आए हैं गुलेरिया जी, खुशी की बात है कि सपत्नीक है, तो किरण गुलेरिया जी हमारे बीच में बैठी हुई है काई के पास में। डॉक्टर स्वागत है। आइए मित्रों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम स्वागत करें अतिथि देवों। गुलेरिया जी के स्वागत करने के लिए मैं बुला रहा हूँ अभिनव जी, अभिनव धनोत्कर जी, हमारे अभ्यास मंडल के सक्रिय कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता। श्री ओम प्रकाश जी नरेगा, यदि सेवा सुरभि, ओम प्रकाश जी नरेगा सेवा सुरभि हमारे बीच में है। जिस स्वास्थ्य की चर्चा हम कर रहे हैं, जिनके पुरोधा यहाँ बैठे हैं मंच पर, उसी स्वास्थ्य विभाग से मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। शरद पंडित जी, एक ऐसा नाम जो करेंगे कि भाई पहचाना तो मैंने कहा इतनी गर्मी में शरद को कौन नहीं पहचानेगा। शरद पंडित जी हमारे शहर के स्वास्थ्य की मार्गदर्शन लंबे वर्षों तक जरूर संभाल रखे और आज भी संभाले हुए जीवन डॉक्टर शरद पंडित जी। हमारे संभागायुक्त के स्वागत के लिए मैं बुला रहा हूँ फादर पायस लकड़ा, फादर पायस लकड़ा यहाँ, और प्रकाश पाठक जी हमारे बहुत ही सक्रिय श्रोताओं में से एक हैं, वो इसके बाद आएंगे। प्रकाश पाठक जी, फादर पायस लकड़ा, संभागायुक्त को स्वागत। तालियां आपकी बढ़ती रहेंगी, स्वागत करना। प्रकाश जी, प्रकाश पाठक जी हमारे
समय से पहले आकर के बैठने वाले और सोचने वाले कि क्या हो रहा है, हमारे लिए कुछ हो तो बताइएगा। हम स्वागत करना चाहेंगे आदरणीय किरण जी का भी, और कुमुद कोठारी जी, अगर भाभी जी आ गई हो। ये वो लोग हैं कि अकेले नहीं, सपत्नी अभ्यास मंडल, अभ्यास परिवार की सेवा में लगे थे। कुमुद कोठारी किरण जी का स्वागत करेंगे। हम सबकी प्रेरणा स्रोत रही तारीफ है, जहां पहुंच जाती बड़ा अच्छा गाना है। वो तो आपके ऊपर से बोल, मानस सिंह जी से रोक करूंगा कि मानस सिंह जी कृपया ताई का अभ्यास मंडल परिवार और सुमन जी का। मित्रों, हम सब लोग अभ्यास मंडल से परिचित हैं और बहुत कम शब्दों में अभ्यास मंडल की जो बहुत प्रमुख गतिविधियां हैं, जिनके मैं सिर्फ शीर्षक पर बोल रहा हूं। नर्मदा आंदोलन, हर हर नर्मदे, नमामि नर्मदे, ग्राम नगर सहकार योजना, बाल आनंद महोत्सव, युवा महोत्सव, वार्षिक व्याख्यानमाला, जो 64वां वर्ष, शायद देश में पहली कोई ऐसी संस्था होगी जो लगातार 65 वर्षों की जो 64वीं वर्ष व्याख्यानमाला कर रही है। मासिक व्याख्यानमाला से हम लोग परिचित, एक महीने में एक होती है, चर्चाएं, सेमिनार, कान नदी के पुनर्जीवन के लिए जो अभियान, यही तय हुआ कि जब हम नर्मदा को ला सकते हैं तो अपनी नदी को क्यों नहीं साफ कर सकते हैं। उसके लिए जो अभ्यास मंडल ने दीप दान से लेकर के और फावड़ा हाथ में उठाया और अंदर का कचरा निकालने से लेकर के और सबको जोड़ा, ये अनोखा अभिनव प्रयोग रहा हमारी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए। नगर के हित में मास्टर प्लान, महानगर पर्यावरण योजना, रेलवे की विकास की बात, ये नहीं कि सरकार चाहे जैसा ठोक दे, उसकी बात करना। यातायात, हमारे कितने छात्रों को लेकर के लोग हम सड़कों पर खड़े हैं कि इंदौर के यातायात हमारा सुधरना चाहिए, इसके ऊपर जो निशान लगता है अब नहीं लगे। और इसके बाद में कई योजनाओं को मुंतलिक दे रही है, और साथ में अभी जो चल रहा है वो खास तौर से कान और सरस्वती और दूसरे जो, इनमें सबसे बड़ी बात है, मैं मुख्य अतिथि महोदय को बता दूं कि 65 वर्ष की ये संस्था, इसमें कोई भी हमारा भवन नहीं है, हमने कोई संपत्ति नहीं बनाई है, हमने कुछ ऐसा इकट्ठा नहीं किया है जिसका हिसाब ऊपर वाले को देना पड़े कि हमने लिया और कैसे लिया। ये सारी संपत्ति श्रोता बिरादरी जो बैठी हुई है इंदौर की, यही है उसकी संपत्ति जो हम यहाँ तक मिल करके आई है। और ऐसे व्यक्तित्व का परिचय क्षमा याचना चाहिए, आपके कृतित्व और व्यक्तित्व बहती हुई नदी की तरह है। अगर उसको बताना शुरू करेंगे तो अमरकंटक से लेकर के और फरोख तक जाना पड़ेगा। तो क्षमा याचना चाहिए, कुछ एक अंजलि भर में आपके संदर्भ में कुछ बताना चाहता हूँ अपने आप हो परिचय में। रणजीत गुलेरिया जी भारतीय पल्मोनोलॉजिस्ट और एम्स बिलासपुर के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्होंने एम्स नई दिल्ली के निरीक्षक के रूप में भी काम किया। एम्स में पल्मोनरी और फुफ्फुसी दवाओं के नींद संबंधी विकारों के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो गुलेरिया का होगा। 2015 में भारत सरकार का चौथा सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार सम्मान पद्मश्री से आपको सम्मानित किया गया। गुलेरिया ने किताब भी लिखी है, विल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19, उस समय की। रणजीत गुलेरिया जी, जगदेव सिंह गुलेरिया की सबसे बड़ी बात बता दूं, ये पद्मश्री परिवार है। अब मैं बता रहा हूं पद्मश्री परिवार कैसा है। सरनेम तो गुलेरिया है, लेकिन पद्मश्री कैसे है। आप तो पद्मश्री हैं ही, और आपके जगदेव सिंह गुलेरिया पिताश्री पद्मश्री से सम्मानित, पिताजी जी, बेटे जी, और इसके बाद में जो हृदय रोग विशेष, और संदीप गुलेरिया जी आपके जो बड़े भाई अग्रज हैं वो भी पद्मश्री से सम्मानित है। उसी परंपरा को आगे लेकर के चले। सेंट कोलंबस स्कूल से
75 में गुलेरिया जी ने हिमाचल प्रदेश, मैंने किसी ने कहा था कि जब तुम घूम रहे थे तब तो तुम्हारे सिर पर टोपी नहीं थी। मैंने कहा कि वो जो व्यक्तित्व आ रहा है वो सुमित्रानंदन पन्त की भूमि का जन्मा हुआ वो व्यक्ति है, तो यही तो टोपी है वहां की पहचान, इसलिए मुझे लगाना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश की टोपी। विश्वविद्यालय संबंध IMC शिमला में अपनी चिकित्सा पढ़ाई शुरू की, जहां से चिकित्सा में स्नातक डिग्री प्राप्त की। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिसिन MD डिग्री हासिल की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शामिल हुए। प्रोफेसर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वैज्ञानिक सलाहकार समूह। और पता नहीं मुझे इतना लंबा चौड़ा है कि सबसे बड़ी बात है मैं बताना शुरू करूं तो इसमें भी मुझे कम करना पड़ेगा। 2 बातें बता दूं आपको कि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री जो अपनी बात कविताओं में करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, AKB वाजपेयी, उनके आप निजी चिकित्सक का सौभाग्य वो व्यक्तित्व हमारे बीच में। और इसके अलावा यंग इंडियन जर्नल्स ऑफ वेस्ट इंडीज, JMS जर्नल, द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, चेस इंडिया जैसी मेडिकल संस्थाओं के संपादक बोर्ड में भी रहे। गुलेरिया जी वो व्यक्तित्व है स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के नहीं बल्कि देश का गौरव कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। मैं हमारे संभाग आयुक्त को उद्बोधन के लिए बुलाऊं उसके पहले मैं एक चीज बता दूं कि 2 तथ्य बता दिए। एक तो मैंने बता दिया कि ये पद्मश्री परिवार है, और दूसरी चीज और मैं बता दूं जिस पर आप सभी लोग तालियां बजाएंगे सही, और शायद हमारे गुलेरिया जी भी, अभ्यास मंडल का जन्म 59 में हुआ है और गुलेरिया जी का भी जन्म 59 में हुआ, यानी दोनों की उम्र तो ये एक संयोग है। और आज एक विशेष दिन भी है जो मैं कहीं से लेकर के लाया था, उच्च रक्तचाप दिवस। हमारे दिवस तो चलते रहते हैं, तो एक स्वास्थ्य का दिवस भी है, और ऐसे दिन पर एक ऐसे व्यक्ति को सुनना हमारे लिए गौरव की बात है। आदरणीय दीपक जी हमारे बीच। अभ्यास मंडल द्वारा आयोजित 64वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला 2025 के मुख्य वक्ता और आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर रणवीर सिंह गुलेरिया जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके सम्माननीय ताई, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, इंदौर से शासकीय सेवा में रहते मेरा नाता तो है ही। कॉलेज के समय में भी मैंने कुछ समय इंदौर में बिताया है। इंदौर में काम करना न सिर्फ हमारे लिए एक गर्व की बात है, बल्कि एक सीखने की बात भी है कि शासन का जो पक्ष है और जो आम जनता का पक्ष है, किस तरह से दोनों मिलके विकास की एक नई इबादत लिख सकते हैं। और अभ्यास मंडल द्वारा आयोजित व्याख्यान माला के जो कार्यक्रम है, अभ्यास मंडल में जो बौद्धिक लोगों का जो विचार विमर्श करके शहर के विकास में अपने योगदान देने की जो परंपरा है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है, अनुकरणीय है। आज हम सबके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि डॉक्टर साहब जिन्होंने कि कोविड महामारी के दौरान हम सभी का मार्गदर्शन किया और पूरा जो शासकीय सिस्टम स्वास्थ्य विभाग का कोविड से लड़ रहा था, उस दौरान वो पूरे देश को एक मार्गदर्शन दे रहे थे। निश्चित रूप से स्वास्थ्य से संबंधित आज उनके उद्बोधन में हमें बहुत सारी बातें ऐसी सुनने को और जानने को मिलेंगी जो हमारे लिए बेहतर जीवन के लिए लाभदायक होंगी। वर्तमान समय में स्वास्थ्य का जो संबंध है सिर्फ फिजिकल हेल्थ से नहीं रह गया है। अब फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी उतना ही जरूरी है, इमोशनल हेल्थ की बात है, और उसके साथ साथ सोशल हेल्थ और इकोनॉमिकल हेल्थ पे भी अब बात होने लगी है। विशेष रूप से सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस जमाने में कहीं ना कहीं लोग अपने परिवारों से, अपने परिजनों से दूर हो रहे हैं। कई ऐसे दृश्य भी हम देखते हैं
कि खाने की टेबल में परिवार के 5-6 लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग अपने मोबाइल फोन पे लगे हुए हैं, या अपने परिवारजन, अपने दोस्तों, अपने संबंधियों से जो बातचीत या इंटरेक्शन का जो समय था वो बहुत कम होता जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर साहब का आज का जो उद्बोधन होगा वो हमें एक ऐसे मार्ग को दिखा सकेगा कि हम अपने जीवन शैली को बेहतर कर सकें। अभ्यास मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को मैं अपनी अनेक शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि अभ्यास मंडल आने वाले समय में पूरे न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि पूरे विश्व के जो ऐसे गुणी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने काम से इस समाज का नेतृत्व किया है, उनको हमें रूबरू सुनने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम के लिए अभ्यास मंडल को बहुत बहुत बधाई, और डॉक्टर साहब का मैं भारतवर्ष की सबसे स्वच्छ नगर इंदौर में बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभागत उदयदीप सिंह जी। मतलब मुझे मालूम है कि आप लोग गुलेरिया जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं, सोचते हैं कि कब शुरू करें। मैं आदरणीय को निवेदन करूं उसके पहले सिर्फ 1 मिनट की भूमिका ये लेना चाहता हूं कि त्रेता युग में जब राम का राज्य था तब कहा जाता था कि देश में अल्प मृत्यु नहीं कौनियों पीड़ा, सब सुंदर सब विरुच शरीरा। किसी को किसी प्रकार का शारीरिक कोई दैविक भौतिक कोई व्याधि नहीं थी, पूरे शरीर लोग स्वस्थ रहते थे। ये था। आगे बढ़े हम, संविधान की जब बात आई देश की आजादी की बात, तो आर्टिकल 3 में ये कहा गया 19 में जीडीपी का 6% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए, जिसके ऊपर चर्चा आप लोगों ने सुन रखी थी। कितना हो रहा है ये आप लोग जान रहे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति 2 बातों को लेकर के विश्व में जानी जाती है जो कहीं नहीं पता। एक तो वसुधैव कुटुंबकम, और दूसरी थी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम अपने स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे, सारा विश्व स्वस्थ रहे, ये अगर भावना कैसे चलिए तो इसी भारत भूमि से चलिए, और आज उसी को अभ्यास मंडल के माध्यम से पूरे देश में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारी संस्कृति, और इन पंक्तियों के साथ आदरणीय गुलेरिया जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है, चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात बने, पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात बने, पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। शुक्रिया कि पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पर आपका जो साथ मिले तो कुछ और बात है, कुछ और बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय बोले। मेरे परिवार के बारे में जो कुछ आपने कहा, मंच पे उपस्थित सभी डिग्निटरीज, साई जी, सुनीता महाजन जी, व्यास मंडल के साथ जुड़े हुए सारे जो लोग हैं, और जो इस सभा में लोग आए हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं अभ्यास मंडल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज बुलाया और एक मौका दिया कि मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखता हूँ। मैं बेसिकली हेल्थ बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए स्वास्थ्य हम कैसे हेल्थ के बारे में अपने बारे में सोचें और क्या कर सकते हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जैसे पहले कहा गया कि अगर हम सेहत की बात करें तो अगर हम WHO की डेफिनेशन देखें या अगर हम हेल्थ को समझें तो इट इज बेसिकली कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो ये बात कहना कि हमें कोई बीमारी नहीं है इसलिए हम स्वस्थ हैं, ये शायद ठीक नहीं होगा। We have to be also completely physically and mentally and socially happy, और ये बहुत जरूरी है। और
ये एक और चीज समझने की जरूरत है कि हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। स्वस्थ रहना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो समाज की भी है, सब लोगों की है, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़े हो। और अभ्यास मंडल जो काम कर रहा है स्वस्थ के लिए, स्वच्छता के लिए, उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा। आप बहुत ही ऐसा काम कर रहे हैं जो सिटीजन सेंट्रिक है, सिटीजन को इन्वॉल्व करके, नागरिकों को इन्वॉल्व करके जो काम हो रहा है वो बहुत एक यूनिक है। क्योंकि जब सब लोग साथ में इकट्ठा हो जाते हैं तो मेरा मानना है कि फिर काम जो है वो कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में हेल्थ का जो पैराडाइम है, जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है, वो पिछले 15-20 साल में एकदम उसमें बहुत बदलाव आया है। जो हम कहते हैं कि चेंज इन द लाइफस्टाइल ऑफ आवर इलनेसेस। एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें हम सब इन्वॉल्व थे। हमने भारत का देखने की कोशिश की कि हमारे जो डिजीज का बर्डन है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो देखा गया कि 1990 से 2016 तक बीमारियों में क्या चेंज आया है, और उसको दो भागों में बांटा गया। एक भाग था जो हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चों में जो डेथ्स होती है इन्फेक्शन के कारण, डायरिया, टीबी, मलेरिया, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। और दूसरा बर्डन था जो हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर्स, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस। इसका क्या बर्डन है और इन्फेक्शंस का क्या बर्डन है हमारे देश में। तो ये देखा गया कि 1990 में भी कुछ शिफ्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की तरफ होने लगा था। और एक स्टेट ऐसा था हमारे भारत में जिसमें ये शिफ्ट ऑलरेडी 1990 में शुरू हो गया था। इस पेपर का नाम था नेशंस विद इन अ नेशन, कि हमारा एक ऐसा देश है जिसमें हर एक स्टेट जो है वो अपने में एक नेशन है। तो नेशंस विद इन अ नेशन और शिफ्ट ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज पे एक बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की गई। और 1990 में एक स्टेट ऐसा था जिसमें ऑलरेडी ये शिफ्ट होने लगा था। आप कुछ सोच सकते हैं कि कौन सा स्टेट ऐसा था जिसमें ऑलरेडी ये शिफ्ट होने लगा था? केरल का स्टेट था। केरला में 1990 में ऑलरेडी कम्युनिकेबल डिजीजेस कम हो रही थी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा हो रही थी। लेकिन 2004 से 2006 में सारे भारत में 50% से ज्यादा जो बीमारियों का बर्डन था वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का हो गया। और इसका ये मतलब कि इन्फेक्शंस का बर्डन कम हुआ, और उसके कई कारण थे। न्यूट्रिशन हमारे देश में बेहतर हुआ, हेल्थ फैसिलिटीज बेटर हुई, कई सरकार की तरफ से प्रोग्राम शुरू हुए, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, जिससे इन्फेक्शंस जो थी वो बहुत कम होने लगी। साथ साथ हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़ा। एज ह्यूमन जो हमारी पॉपुलेशन का लाइफ स्पैन है, 1947 में जब हमारे को आजादी मिली तो हमारा जो लाइफ स्पैन था, आप सोच सकते हो कितना था वो। हमारा लाइफ स्पैन वाज अराउंड 33 इयर्स, और आज कितना है लाइफ स्पैन? अबाउट 70 इयर्स, 69 to 70 इयर्स। तो हमारी आजादी से लेके अब तक हमारी लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ गया है। वी आर लिविंग ऑन लॉन्गर, वी आर नाउ डेवलपिंग ग्रेजुअली एन एजिंग पॉपुलेशन, एंड वो भी इसीलिए हुआ है कि इन्फेक्शन कंट्रोल बेटर होने लगे। लेकिन 2004 के बाद अगर हम अब की बात करें तो 60% से ज्यादा, 60% से ज्यादा जो बीमारियां हैं हमारे देश में, जो बर्डन ऑफ डिजीज है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। कौन सी डिजीज हैं? डायबिटीज हैं, हार्ट डिजीजेस हैं, कैंसर्स हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस हैं। इनका बर्डन जो है वो इन्फेक्शन से ज्यादा हो गया। अगर हम इनको बहुत ध्यान से सोचें तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं। इन बीमारियों को अगर हम रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, क्योंकि ये सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज। तो ये ऐसा क्या चेंज हुआ इन 20-25 साल में कि ये बीमारियां इतनी ज्यादा होने लगी और इन्फेक्शन कंट्रोल जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज थी वो कम होने लगी। इसका आई थिंक समझना ये जरूरी है कि हमारे कई चीजों में
हमारे डे टू डे कई चीज़ों में प्रैक्टिसेस में बहुत फर्क आया है, और वो समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारी लाइफस्टाइल को अगर हम देखें तो जितनी हम एक्टिविटी पहले करते थे, जितनी हमारे चलना था, वो बहुत कम हुआ है। अगर मार्केट में भी जाना है किसी को तो पैदल चलने की जगह वो गाड़ी में जाएंगे या स्कूटर में जाएंगे। पहले लोग साइकिल चला के ऑफिस में जाते थे, फिर वो स्कूटर चलाने लगे, फिर नैनो आ गई गाड़ी तो नैनो गाड़ी चलाने लगे, अब गाड़ियां और आ गई हैं और इसलिए ट्रैफिक बढ़ गया है। तो अगर हम अपना लाइफस्टाइल देखें तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा होने लगा है, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं। और अगर ग्लोबल डेटा को देखें तो ग्लोबल डेटा ये कहता है कि टॉप 10 लीडिंग कॉजेज ऑफ मोर्टेलिटी टुडे, अमंग टॉप 10 लीडिंग कॉजेज में सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक है। अगर हम देखें कि डेथ के क्या 10 कारण हो सकते हैं, उनमें से एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बच्चों को अगर हम आज देखें, कम बच्चे जो बाहर खेलने जाते हैं वो कम है, वीडियो गेम्स या टीवी के सामने ज्यादा बैठे रहे वो ज्यादा है। हमारे टाइम में ऐसा होता था कि हमारे माता पिता हमें बुला बुला के कहते थे कि अंदर आ जाओ, हम बाहर ही, जब तक अंधेरा नहीं होता था बाहर खेलते थे। अब पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि बाहर जाके ग्राउंड में खेलो। तो ये पूरा जो लाइफस्टाइल का पैटर्न है वो चेंज हो गया और हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों का मानना है कि अगर हम एक दिन को देखें तो उसमें 1440 मिनट होते हैं और हमें एक्सरसाइज के लिए सिर्फ 30 से 40 मिनट चाहिए। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल में हम उतना टाइम भी नहीं निकाल पाते कि हम आधा पौना घंटा थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। और इसके कारण तो ये कारण है जिससे जो हम कह रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उसका बर्डन जो है हमारे देश में बढ़ रहा है। ये बहुत जरूरी है कि हम इसको बदलें, क्योंकि अगर हम एक्टिवली लोगों को स्पोर्ट्स के लिए इनकरेज करें, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करें, तो हार्ट के रिस्क जो है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। कुछ स्टडीज ने ये शो किया है कि अगर आप एक्टिव रहो तो आपके कैंसर के रिस्क भी कम हो सकता है। स्पेशली ओल्डर एज ग्रुप, जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसका रिस्क भी फिजिकल एक्टिविटी करने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से कम हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी से मसल हेल्थ बढ़ती है। अगर हम उसके साथ योगा जोड़ दें तो योगा करने से आपके लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है। बहुत साल पहले हमने एक स्टडी की थी, जो हमने ये देखा कि अगर हम अपने जो दमे वाले पेशेंट्स हैं उनको योगा साथ में कराएं तो उनके एस्थमा कंट्रोल कैसा होता है। और हमने ये देखा कि अगर हम वो रेगुलर योगा प्रोग्राम उनके साथ, उनके ट्रीटमेंट के साथ जोड़ दें तो उनकी दवाइयों की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, इनहेलर यूज बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए अगर हम अपना लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को लाएं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, मसल हेल्थ, ऑस्टियोपोरोसिस, कई ऐसी चीजें हैं इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम कहें कि बर्डन ऑफ डिजीज जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बढ़ रहा है उसको कम करना है, तो वी हैव टू स्टार्ट इनकरेजिंग यंगर जनरेशन टू बी फिजिकली मोर एक्टिव। वो एक बहुत जरूरी चीज है एंड वी शुड एक्चुअली शो देम द वे कि वी शुड डेवलप प्रोग्राम जिससे फिजिकल एक्टिविटी बढ़े। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है वो हमारे डाइट का है। अगर हम अपने 20-25 साल पहले वाली डाइट देखें तो उसमें हरी सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स का जो मात्रा थी वो कहीं ज्यादा होती थी। उसको सब छोड़ के हम फास्ट फूड की तरफ चले गए। आजकल क्योंकि इतने एप्स अवेलेबल है, जोमेटो है, स्विगी है, तो आजकल की अगर हम डाइट को देखें तो हमारे खान पान में सिंथेटिक डाइट जो है उसमें इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और जो नेचुरल चीजें हैं, फ्रेश फ्रूट, हरी सब्जियां जिसमें मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कम हो गए। और इसके कारण भी दो चीजें हो रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर जिक्र किया था कि वी आर सीइंग एन ओबेसिटी एपिडेमिक। मोटापा जो है हमारे कंट्री में ज्यादा सी देखने को मिल रहा है, और उसके कारण भी जो हम कह रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उसमें हम एकदम इंक्रीज देख रहे हैं। अगर हम ओबेसिटी की बात करें, मोटापे की बात करें,
तो उसके कारण अगर जहाँ फैट हमारे यहाँ इकट्ठा होता है, हमारे देश में ओबेसिटी है वो थोड़ी सी अलग है। अगर हम वेस्टर्न लोगों की ओबेसिटी की बात करें, मोटापे की बात करें, तो उनकी ओबेसिटी जो है वो हैंड्स और फीट में ज्यादा होती है, इसलिए हम एक हाइट और वेट देख के BMI कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इंडियंस में और एशियंस में जो हमारे जो देश के लोग हैं, उनकी जो ओबेसिटी है, मोटापा जो है वो पेट पे ज्यादा होता है, टांगों में इतना नहीं होता। इसलिए हमारे देश में ओबेसिटी अगर मोटापा देखना है तो हम देखते हैं वेस्ट हिप रेशो, कि आपका वेस्ट और हिप का रेशो कितना है। क्योंकि कई दफा ये है कि आप वो कहेंगे मेरा वजन तो ज्यादा नहीं है लेकिन पेट बाहर को निकला हुआ है, तो जो पेट बाहर को निकला हुआ है वो एक ट्रंकल ओबेसिटी जो हम कहते हैं, दैट इज व्हाट इज सीन मोर इन इंडियंस रादर देन ओवरऑल ओबेसिटी जो हम वेस्टर्न पॉपुलेशन में ज्यादा देखते हैं। और वेस्ट हिप रेशो अगर ज्यादा हो तो जो मोटापा पेट पे जमा होता है उसमें जो एडिपोज टिश्यू है उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब खून की नालियों में सोजिश ज्यादा होती है, एंड इट इज नोन एज अ प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट। वो इन्फ्लेमेशन को ज्यादा बढ़ाता है, जिससे हार्ट डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की, खून की नालियां पतली हो जाती हैं, और कई चीजें जो हैं उसमें इंक्रीज आता है, चाहे वो स्ट्रोक्स हो, चाहे कैंसर्स हो, चाहे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो। तो अगेन डाइट और ओबेसिटी पे भी अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन है वो और ज्यादा हो जाएगा। तीसरी चीज जिस पे मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो जो भी हम देख रहे हैं, जो डेटा कहता है कि जिसमें भी इंक्रीज आ रहा है वो है इन टर्म्स ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज, और एक नई जो चीज है उसको कहते हैं वेपिंग, जो आजकल बच्चों में बहुत पाई जा रही है। और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या वेपिंग जो है, कई साल पहले, कोविड से पहले जब वेपिंग का शुरू हुआ था तो मिनिस्ट्री के साथ बैठ के हमने उसको बैन भी कराया था कि वेपिंग शुड बी बैन्ड इन इंडिया, लेकिन इट इज स्टिल अवेलेबल। और अगर आप कई दफा पता करो तो कई स्कूल्स के बाहर जो छोटी शॉप्स हैं वहां पे ई सिगरेट्स या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आराम से मिलते हैं। कई शहरों में आप देखोगे कि हुक्का बार्स हैं, और लोग ये सोचते हैं कि ये जो हुक्का बार्स हैं, ये ई सिगरेट्स हैं, दीज आर हार्मलेस, ये तो सिर्फ मतलब मजे के लिए है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। बट देयर इज लॉट ऑफ डेटा व्हिच सजेस्ट कि जो हम कहते हैं वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरी, इसको लेने से फेफड़े खराब हो जाते हैं एंड इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट लंग डैमेज। तो इसलिए जो आजकल की यंगर जनरेशन है, चाहे वो स्मोकिंग हो, वेपिंग हो या अल्कोहल यूज हो, उसको रोकना भी बहुत जरूरी है। और डेटा ये कहता है कि ये बढ़ रहा है। यंगर जनरेशन की अगर हम डेटा देखें तो स्मोकिंग एंड वेपिंग इज ऑन द राइज इवन इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। और एक जो डेटा था जो एक संस्थान ने किया था, उसमें ये देखा गया कि इट इज राइजिंग मोर इन विमेन देन इन मेन। देयर इज मोर वुमेन हु आर नाउ टेकिंग अप स्मोकिंग एंड वेपिंग एज कंपेयर्ड टू मेन। तो एक और इश्यू ये है व्हिच इज आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर मेनी कैंसर्स। सिगरेट स्मोकिंग हैज बीन लिंक्ड टू मोर देन 10 कैंसर्स। चाहे हम गले की कैंसर की बात करें, फेफड़े की कैंसर की बात करें, मुंह की कैंसर की बात करें, या यूरिनरी ब्लैडर की कैंसर की बात करें, क्योंकि जो उनका टॉक्सिक मटेरियल है वो हमारे यूरिन के साथ रास्ते से बाहर जाता है। तो जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में वो टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, तो उससे यूरिनरी ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है। तो अगेन ये जो हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड हैबिट्स हैं, अगर हम इनको चेंज नहीं करेंगे तो हमारा जो बर्डन ऑफ डिजीज है और डिजीज जो प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं वो और ज्यादा बढ़ेगी। एक और जो सेंट्रल इंडिया की प्रॉब्लम है जिसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो है पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जो इंडोर और आउटडोर एयर पोल्यूशन। इंदौर इज अ क्लीन सिटी, इसका अभी इतना प्रॉब्लम यहाँ शायद नहीं है, लेकिन दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज ग्रेजुअली हैपनिंग इन मेनी सिटीज। अगर हम डेटा देखें, ग्लोबल डेटा देखें, तो 2021 में एयर पोल्यूशन कॉज्ड 8 मिलियन डेथ्स ग्लोबली। अगर वो देखें, दिस इज मोर देन द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेड डेथ्स बिकॉज ऑफ कोविड-19। So more deaths have been attributed to air pollution than COVID. लेकिन
एयर पोल्यूशन की डेथ्स को नापना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट इज अ साइलेंट किलर। आप ये कह सकते हो कि इसकी कोविड से डेथ हुई क्योंकि उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, इसकी डेंगू से डेथ हुई क्योंकि उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, लेकिन एयर पोल्यूशन से जो ऑलरेडी अंडरलाइन डिजीज है वो खराब हो जाती है। रेस्पिरेटरी डिजीज खराब हो जाती है, कैंसर, हार्ट डिजीज खराब हो जाती है, हार्ट फेलियर हो जाता है, और उसके कारण पेशेंट हैं वो आईसीयू में पहुंच जाते हैं या एडमिशन ज्यादा हो जाती है, एंड इट इज देयरफॉर एन इनडायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ। हमने एक स्टडी की कुछ 5-6 साल पहले, और हमने ये देखा कि एम्स के हॉस्पिटल में इमरजेंसी में साल भर हमने 2 साल के लिए किया कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, सांस की तकलीफ से इमरजेंसी में कौन कौन कितने लोग आ रहे हैं बच्चों और अडल्ट्स में, और जब जैसे उनका डेटा कलेक्ट किया और ये पता किया कि वो कहाँ से आ रहे हैं और उस टाइम में एयर क्वालिटी की क्या कंडीशन है, और क्लियरली ये शो कर पाया कि जब भी एयर क्वालिटी खराब होती है तो उसके अगले 5-6 दिन में एकदम इमरजेंसी विजिट्स ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बच्चों में और एडल्ट्स में एकदम बढ़ जाती हैं, और उनमें से कई लोगों को आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है, और कई दफा उनकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से या हार्ट प्रॉब्लम से डेथ भी हो जाती है। लेकिन इसको डायरेक्टली एयर पोल्यूशन से लिंक करना एक एक, एक कुछ हद तक कठिन है, लेकिन इनडायरेक्ट लिंक इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और अब जो डेटा आता है वो एयर पोल्यूशन में PM 2.5 का भी है। PM 2.5 का क्या मतलब? PM 2.5 का मतलब पार्टिकुलेट मैटर ऑफ लेस देन 2.5 माइक्रोन, मतलब बहुत छोटा है वो पार्टिकुलेट मैटर। हमारे जो सिर पे बाल हैं उसमें से भी एक 1/100th ऑफ दैट है। और PM 2.5 के साथ एक अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर भी होता है जो PM 0.01 के डायमीटर। ये इतने फाइन पार्टिकल्स हैं कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये बिल्कुल हमारे सांस की जो एल्वुलाई हैं, बिल्कुल सांस जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। और एक PM 2.5 के साथ कई चीजें मिल जाती हैं जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक हिच हाइकर्स, मतलब उसके साथ चिपक जाते हैं और वो भी सांस के साथ अंदर चले जाते हैं, और वो फिर हमारे जो फेफड़े हैं उसमें सोजिश करते हैं। लेकिन ये इतने बारीक पार्टिकल्स हैं कि ये फेफड़े से खून पे पहुंच जाते हैं, और खून के रास्ते से कई हमारे बॉडी के कई ऐसे ऑर्गन्स हैं वहां पे पहुंच जाते हैं। तो अगर हम आजकल का डेटा देखें तो एयर पोल्यूशन हैज बीन लिंक्ड टू डिमेंशिया, पार्किंसंस डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, मेनी कैंसर्स, एंड ऑल्सो टू हार्ट डिजीज एंड टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो एक और जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है वो एयर पोल्यूशन की है। ये बात माननी पड़ेगी कि इंडोर एयर पोल्यूशन हमारे देश में कम हुआ है। पहले ये था कि जो गांव में एक और प्रॉब्लम थी इंडोर एयर पोल्यूशन की, कि लोग खाना जो था चूल्हे पे ज्यादा बनाते थे, चूल्हे में बनाने पे किचन की वेंटिलेशन अच्छी नहीं होती थी, तो जो महिलाएं थी, जो छोटे बच्चे थे, उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती थी बिकॉज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ बायोमास फ्यूल जो कुकिंग के लिए यूज किया जाता था। लेकिन वो जो है उसका डेटा ये है कि वो कुछ हद तक हमारे देश में कम हुआ है बिकॉज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट के प्रोग्राम के कारण, LPG के कारण। लेकिन आउटडोर एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम एक्चुअली सेंट्रल इंडिया में बढ़ रही है। पिछले साल एक मॉडलिंग स्टडी का पेपर भी आया, उन्होंने 8-10 सिटीज जो है उनके बारे में देखा और ये शो किया कि अगर PM 2.5 10 माइक्रोग्राम बढ़ जाए तो इट कैन इंक्रीज मोर्टेलिटी बाय 1 to 2%। और ये इन्होंने देखा कि सिर्फ दिल्ली या उसके आसपास वाले शहरों में नहीं है, अहमदाबाद, पुणे, वाराणसी, ऐसे कई शहर थे, कलकत्ता, जिनमें भी ये देखा गया कि जब PM 2.5 बढ़ता है तो उसमें हॉस्पिटल विजिट्स और डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। सरप्राइजिंगली डेटा ने ये भी शो किया कि शिमला जैसे हिल स्टेशन में भी देयर वाज हाई क्वालिटी ऑफ एयर पोल्यूशन, क्योंकि वहां पर भी ट्रैफिक जो है बढ़ रहा है और कोई इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है। तो ये भी मैं कहना चाहूंगा कि एयर पोल्यूशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो हमको वी हैव टू बी विजिलेंट अबाउट, एंड हम सबको इस बारे में साथ मिलके, इट इज अ सिटीजन मूवमेंट एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू गेट टुगेदर कि हम इसको कैसे ठीक कर पाए, कैसे हम वेहिकुलर ट्रैफिक कम करें, इलेक्ट्रिकल कार ज्यादा यूज करें, पोल्यूशन जो है सोर्स को कम करें,
और किस तरह से वी मेक आवर सिटी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। इसके अलावा एक और चीज पे, दो और चीजें जिस पे मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक है कि वी आर स्लीपिंग लेस फॉर हेल्दी लाइफ एंड टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। गुड स्लीप, 7 से 8 घंटे सोना भी बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम डेटा देखें तो पिछले 20 साल में, स्पेशली यंगर जनरेशन में, एवरेज टाइम ऑफ स्लीपिंग इज कम डाउन। 20 साल पहले एवरेज टाइम ऑफ स्लीपिंग वाज 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स। आज का डेटा ये कहता है कि एवरेज टाइम ऑफ स्लीपिंग इज कम डाउन टू 5.5 to 6 आवर्स। कि आजकल की जो जनरेशन है वो 5.5 से 6 घंटे सो रही है। पहले 20 से 30 साल पहले लोग 7 से 8 घंटे सोते थे। बॉडी नीड्स एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स टू स्लीप। और अगर हम अपने सोने का टाइम कम करेंगे तो उससे भी कई बीमारियां जो हैं वो लिंक्ड हैं, चाहे वो मेमोरी लॉस हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे इरिटेबिलिटी हो, चाहे लर्निंग या डिक्रीज अटेंशन स्पैन हो। और कुछ डेटा ये भी कहता है कि उसके कारण भी एज फास्टर, हमारी एजिंग प्रोसेस को भी ज्यादा उससे फास्ट हो जाती है। तो यही भी मैं कहना चाहूंगा कि वी नीड टू टेल पीपल दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू स्लीप। और सिंस क्योंकि मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन में काम करता हूँ, स्लीप भी मैं देखता हूँ, कई दफा वी आर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट पीपल हु आर स्पेशली जिनका वजन ज्यादा है एंड जो रात को बहुत ज्यादा खराटे मारते हैं, स्नोरिंग जो करते हैं। कई दफा ये माना जाता है कि अगर आप खराटे ज्यादा मारो तो इट इज गुड फॉर हेल्थ। लेकिन एक बीमारी है जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, इसमें ज्यादा स्नोरिंग के कारण आपकी सांस की नाली रुक जाती है और उसके कारण भी कई हार्ट डिजीजेस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है। तो अगर कोई ज्यादा खराटे मार रहा है तो वो भी एक लक्षण है कि कुछ हद तक स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनली, जैसे पहले भी जिक्र किया गया कि एक और चीज जिस पे हमें बहुत ध्यान देना है वो है मेंटल हेल्थ। और अगर हम कोविड की बात करें तो एक चीज कोविड में सामने आई कि स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स एकदम बढ़ गई, लोनलीनेस ज्यादा हो गई, पैनिक था, लोगों को पता नहीं था किस टाइप का ये वायरस है, क्या होगा। साथ में लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाह रहे थे, ये डर था कि इन्फेक्शन ना हो जाएगा। तो लोनलीनेस बढ़ गई, सोशल आइसोलेशन होने लगी और एक टाइप का पैनिक हो गया। लेकिन नो वन एक्चुअली लुक्ड एट मेंटल हेल्थ अमंग द पॉपुलेशन की इसको हम कैसे हैंडल कर पाए। और अगर हम यंगर जनरेशन की बात करें तो स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इज अनदर न्यू इलनेस व्हिच इज राइजिंग वेरी क्विकली। और ये भी एक प्रॉब्लम हमारे कंट्री में है जिसको हमें इसका एक समाधान ढूंढने की जरूरत है। तो अगर हम हमारे कंट्री के डिजीज पैटर्न को देखें, वो चेंज हो रहा है, उसके कई कारण हैं। और अगर हम इनको करेक्ट कर पाए, ठीक कर पाए, तो मेरा मानना है कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ में ज्यादा जोर दे पाएंगे रादर देन क्यूरेटिव हेल्थ। फोकस ज्यादा रहता है क्यूरेटिव हेल्थ में कि हम बीमार हो तब हम उसका इलाज करें। हम अपने लाइफस्टाइल को ऐसे करें कि जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है इनसे हम बच पाएं और ये एक्चुअली हमारे पे इतना असर ना कर पाए। इसलिए आई थिंक प्रिवेंटिव हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्यूरेटिव हेल्थ। और जो मैंने कहा लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें, डाइट, ओबेसिटी, स्मोकिंग, वेपिंग, ट्राइंग टू डिक्रीज एयर पोल्यूशन, स्लीपिंग एडिक्वेटली, ये सारी चीजें जो हैं ये प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और आई थिंक ये एक हमारी तरफ से, तो मैं तो ये मानता हूँ एक अभियान होना चाहिए कि हम ये सब लोगों में कैसे एक मूवमेंट चलाएं कि वी शुड फोकस मोर ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ रादर देन क्यूरेटिव हेल्थ। एक और जो मैं चीज कहना चाहूंगा और ये कोविड से भी लिंक्ड है, अगर हम इस सेंचुरी को देखें, पिछले 25 साल को देखें, जो इस शतक के पिछले 25 साल है, दिस इज द सेंचुरी ऑफ आउटब्रेक्स। इस 25 साल में जितने आउटब्रेक्स हुए हैं वो पहले कभी नहीं हुए। हमारे यहाँ आउटब्रेक 2 पैंडेमिक पिछले 25 साल में हो सकते हैं। पहले हमने पैंडेमिक आता 100 साल बाद आएगा। एक स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक आया 2009 में, फिर कोविड का पैंडेमिक आया 2019-20 में। उसके साथ साथ और आउटब्रेक्स हुए, सार्स का आउटब्रेक हुआ है, मर्स कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है, जीका वायरस का आउटब्रेक हुआ है। अभी कुछ साल पहले हमने देखा एक मंकी पॉक्स, एम पॉक्स का आउटब्रेक हुआ।
साउथ केरल स्टेट में एक नीपा वायरस का आउटब्रेक हुआ, इबोला का आउटब्रेक। अगर हम देखें तो हर एक साल मतलब हर ईयर एवरी ऑल्टरनेट ईयर में कुछ ना कुछ आउटब्रेक हम देख रहे हैं। और अभी भी फियर है कि कहीं पे कुछ नई बीमारी रिपोर्ट हो रही है, चाइना में हो रही है, सिंगापुर में हो रही है। तो वी आर नाउ लिविंग इन एन एज ऑफ आउटब्रेक। पहली चीज तो ये क्यों हो रहा है, और इसके भी कुछ कारण हैं। एक तो अगर हम पहले देखें और अब की बात करें तो ट्रैवल एंड ट्रेड एंड कनेक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। अब हम दुनिया के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं, और ट्रैवल हमारे जनरल पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा हो गया है। एयर ट्रैवल हैज बिकम वेरी वेरी सिंपल। लेकिन एयर ट्रैवल के साथ साथ हम वायरस को साथ ले जाते हैं, और अगर हम उसको इंक्यूबेशन पीरियड में, जब आपको लक्षण नहीं है, तब आप वायरस को ले जाओगे तो इन्फेक्शन जहां से आप शुरू हुए कहीं पर भी पहुंच सकता है। सार्स के साथ यही हुआ। सार्स शुरू हुआ हांगकांग में, और ये बात है 2003 की। हांगकांग में आया साउथ ईस्ट चाइना से। एक फैमिली थी साउथ ईस्ट चाइना से, वो हांगकांग आए। हांगकांग में उनको इन्फेक्शन हुआ। एक व्यक्ति था जिसको इन्फेक्शन था, वो खांस रहा था, और वो एक और व्यक्ति जो जा रहा था उसके साथ वो क्रॉस किए होटल के कॉरिडोर में, और उस व्यक्ति को इन्फेक्शन लग गया, और वो उसी दिन शाम को एक फ्लाइट लेके कनाडा चला गया। कनाडा में 5 से 6 दिन बाद उसको बुखार खांसी होने लगी, एडमिट हो गया। डॉक्टर्स को समझ में नहीं आया उसको किस टाइप का इन्फेक्शन है, कि किसी ने ट्रैवल हिस्ट्री नहीं लिया था कि आप कहाँ से आए हो, और उसको एकदम निमोनिया हुआ। कई डॉक्टर्स को इन्फेक्शन हो गई, और वो जो आउटब्रेक हांगकांग में शुरू हुआ था वो एकदम कनाडा में जाके पहुंच गया, और वहां पे मतलब देयर वाज अगेन पैनिक। कुछ डॉक्टर्स को लोगों ने क्वारंटाइन किया, जनरल पब्लिक ने उनको घर से बाहर नहीं आने दिया, और काफी हेल्थ केयर वर्कर्स में डेथ्स भी हुई। लकीली वो कंटेन हो गया, वो पैंडेमिक नहीं हुआ जैसे कोविड का पैंडेमिक हुआ। लेकिन जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि आज के दौर में एक इन्फेक्शन दूसरे जगह बहुत जल्दी ट्रैवल कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर सीइंग सो मेनी आउटब्रेक्स। एक इंडियन था जिसको एबोला इन्फेक्शन हुआ। सियरा लियोन एक कंट्री है अफ्रीका में, वहां पे वो ठीक हो गया, वापस आया। वो राजस्थान का रहने वाला था। जब वो आया दिल्ली एयरपोर्ट में, कुछ साल पहले की बात है, तो उसने अपना सर्टिफिकेट दिखाया कि मेरे को एबोला हुआ था और मैं ठीक हो गया हूँ, और मैं अपने शहर वापस जाना चाहता हूँ। तो उसको वहां पे कुछ देर के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने रोका, क्योंकि तभी एक पेपर आया था जिसमें ये देखा गया था कि एबोला का वायरस जो है, वो जो आंसू हैं, टीयर ड्रॉप्स हैं, उसमें मतलब हफ्ते 2 हफ्ते ठीक होने के बाद भी वायरस उसमें रह जाता है। तो फिर उसका टेस्ट किए गए, ईयर ड्रॉप्स के सारे ब्लड सैंपल लिए गए, और उसमें ये देखा गया कि उसका जो वायरस था वो अभी भी पॉजिटिव आ रहा था सीमन में। तो फिर उसको क्वारंटाइन किया गया, और ही कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव फॉर मोर देन 1 मंथ। ये क्लैरिटी नहीं आ रही थी हेल्थ केयर। We had multiple meetings in the ministry कि is it infectious or non-infectious, but that person was asymptomatic, उसको कोई तकलीफ नहीं थी, सिर्फ उसका टेस्ट में वायरस अभी भी आ रहा था। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वायरसेस जो है वो कई दफा सेक्रेशन में, बॉडी के कई सेक्रेशन में रह जाते हैं और उसका असर करते रहते हैं। और ये माना जाता है कि कोविड के भी कुछ वायरसेस कई लोगों में उसके पार्टिकल रह जाते हैं, जिसके लिए हम बाद में जो लॉन्ग कोविड कहते हैं, कि पोस्ट कोविड ठीक होने के बाद भी कई लोगों को प्रॉब्लम रह रही है। दैट कुड बी रिलेटेड टू वायरस पार्टिकल्स स्टिल स्टेइंग इन द बॉडी। तो ट्रैवल इज वन कॉज जिससे आउटब्रेक हो रहे हैं। अर्बनाइजेशन, वी आर गोइंग मोर एंड मोर इनटू सिटीज। पहले अगर हम गांव में रहते हैं तो खुला एरिया ज्यादा है, तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम होते हैं। तीसरा कारण है इंक्रोचमेंट, कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एरियाज को इंक्रोच कर रहे हैं, तो ह्यूमंस और एनिमल्स का इंटरेक्शन जो है वो और क्लोज हो गया है, और उसके कारण जो वायरसेस हैं, जो नॉन ह्यूमन वायरसेस हैं, जो बर्ड्स में हैं या एनिमल्स में हैं, वो ह्यूमंस में जा रही है।
और फिर ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। क्योंकि ये जो आउटब्रेक्स जिसकी बात मैं कर रहा था, जो इस पिछले 25 साल में हमने देखे हैं, अगर हम इनका देखें कि ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन सारा बर्ड्स या एनिमल से है। अगर बात करें H1N1 पैंडेमिक की, स्वाइन फ्लू था, वो एक बर्ड और एक स्वाइन से वायरस मिक्स होकर ह्यूमंस में आया। अगर कोविड की बात करें, उसका ओरिजिन बैट से है। और अगर हम और वायरस की बात करें, चाहे ये मर्स की बात करें या जीका वायरस की, सारे वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो वायरल ओरिजिन वायरसेस हैं, वाइदर बर्ड्स में या बैट्स या एनिमल्स में है। वो वायरसेस स्पीशीज जंप करता है, ह्यूमंस में आ जाती है, फिर वो ह्यूमंस में इवॉल्व होके ह्यूमन टू ह्यूमन वायरस बन जाती है कि वो वायरस अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आराम से फैल सकती है और वो फिर आगे एक चेन शुरू हो जाती है और इस तरह से नया आउटब्रेक होता है, नया पैंडेमिक शुरू होता है। सो वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ आउटब्रेक्स और इसलिए आई थिंक इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नॉट ओनली टॉक ऑफ आवर ओन हेल्थ बट ऑफ व्हाट वी कॉल वन हेल्थ। One health means health of not only humans but also of animals, plants and the planet. क्योंकि we are all interconnected. तो अगर हम हेल्थ की बात करें और हम ये ना सोचें कि अगर हम एनिमल हेल्थ को ना देखें या प्लांट हेल्थ या एनवायरमेंट हेल्थ को ना देखें तो शायद हम पूरी तरह से हेल्थ की बात नहीं कर रहे। और जैसे हम आउटब्रेक्स देख रहे हैं पिछले 25 साल में, ये और आउटब्रेक्स होंगे, हो सकता है और पैंडेमिक हो, क्योंकि वायरसेस जो हैं वो अब ह्यूमन स्पीशीज जंप कर रही है, ह्यूमंस में आ रही हैं और हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह हम वायरस एक आराम से ले जा सकते हैं। अगर कोविड की बात करें, कई दिनों तक कोविड वायरस जो था वो सिर्फ चाइना में रहा था, वुहान डिस्ट्रिक्ट ऑफ चाइना में वायरस कई दिनों रहा, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई। और क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर शुरू हुआ, लोग चाइना से टूरिस्ट जो है वो यूरोप चले गए, इटली चले गए और वो वायरस अपने साथ ले गए। फिर यूरोप में आउटब्रेक हुआ, फिर आस्ता आस्ता वो सारे दुनिया में फैल गया। बिकॉज वायरसेस आर नाउ जंपिंग स्पीशीज एंड वी आर ट्रैवलिंग अ लॉट, वी विल सी मोर आउटब्रेक्स। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम वन हेल्थ की बात करें। और आई थिंक ये एक बहुत जरूरी मैं मैसेज देना चाहूंगा कि अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, वी शुड टॉक अबाउट नॉट ओनली ह्यूमन हेल्थ बट आल्सो एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ एंड द हेल्थ ऑफ द प्लैनेट और द एनवायरनमेंट। तो ये दो चीजें मैं कहना चाह रहा था। एक तो ये कि हमें अपनी डिजीज पैटर्न को समझना चाहिए कि हमारे जो बीमारियां हैं वो कैसे चेंज हो रही हैं और उसके हम प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं। आजकल जो भी हम बीमारियां देख रहे हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, एंड इफ यू वांट टू लुक एट प्रिवेंटिव हेल्थ देन वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल, नॉट ओनली अस बट द नेक्स्ट जनरेशन, स्पेशली चिल्ड्रन एंड एवरीवन, सबको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। चाहे वो एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे डाइट हो, चाहे स्लीपिंग हो, या बैड हैबिट्स हो जो पोल्यूशन है, जो वेपिंग है, स्मोकिंग है, और एयर क्वालिटी को, स्पेशली सेंट्रल इंडिया में एयर क्वालिटी बेटर करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि दैट इज आल्सो लिंक्ड टू बैड हेल्थ। So I think these are the few things that जो मैं कहना चाह रहा था। अंत में मैं अभ्यास मंडल का फिर से बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो वो काम कर रहे हैं और आगे करेंगे तो जो मैंने कहा है इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, उसको वो भी आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तालियां इसमें जोर से बनना चाहिए था, इसलिए बनना चाहिए दवाई की दुकान वाला ही जानता, बाकी नहीं पढ़ पाते। यहाँ जो कुछ भी डॉक्टर गुलेरिया जी ने बोला है वो आप तमाम लोगों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य की तरफ जो कुछ कदम भी हम अगर उठा लेंगे तो हमारे परिवार के लिए, खुद के लिए और शहर के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला। डॉक्टर भाई ये बताएं कि ये सबसे स्वच्छ शहर है, इससे आप परिचित हैं। आज सबसे स्वच्छ शहर में आपको उद्बोधन किया है, अगली बार जब आएंगे ना तो सबसे स्वस्थ शहर में आपको उद्बोधन होगा। हम ये आशा करते हैं कि इंदौर वाले करके दिखा दिए यहाँ पर कि तमाम शहरों से ज्यादा अगर कोई स्वस्थ कई व्यक्ति रहते हैं तो यहाँ पर है। आइए हम स्मृति चिन्ह भी प्रदान करें अपने अतिथि को, जिन्होंने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया। मैं समाज सेवा में अभी लगे हुए, पुलिस सेवा में
तत्परता से रहे हुए हमारे भूतपूर्व महानिदेशक पुलिस श्री मदन राणे जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए और समाज सेवी श्री टीकम चंद जी हमारे समाज सेवी, जैसे मैं पहले परिचित कर रहा था कितनी देर शुरू होगा, हमने कहा आइए आप दोनों व्यक्ति से अनुरोध है कि कृपया आए और हमारे अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री मदन राणे पुलिस सेवा के सुपरिचित व्यक्तित्व, साहित्य, समाज में, और श्री टीकम चंद कोविड विजेता के रूप में पूरे देश में गुलेरिया जी को जानते हैं, कई लोग कह रहे थे कि अच्छा वही ना, तो एक बार तालियां तो बनती है इनके लिए। तो मैं अभ्यास मंडल के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि 2 शब्द बोलने का अवसर मिला। कीर्ति जी बहुत सी अच्छी बातें याद दिला रहे हैं कि कहाँ कहाँ गुलेरिया जी का एक सीधा संबंध रहा है देश हित में, समाज हित में, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आपके सामने आज के विषय पर मुझे मौका मिला, और सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए संस्था के श्री रामेश्वर गुप्ता अहर्निश जो दिन रात लगे रहते हैं उनको बुला रहा हूँ, और इन शब्दों के साथ आपसे निवेदन करते हुए कि चौथी ग्रीष्मकालीन व्याख्यान बना है, आज का दिन समाप्त नहीं हुआ है। ये कार्यक्रम की समाप्ति नहीं है, बल्कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना वो सीमा तक जिसके आगे राह न हो, जिसके आगे राह न हो। ये निरंतरता चलती रहेगी आप सबके साथ। श्री रामेश्वर गुप्ता। सद्वीर्वादं मैत्री च नासिद्धिं किंचिदाचरे। सज्जन लोगों के साथ रहना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों की संगति रखनी चाहिए, व्यवहार रखना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ विवाद, चर्चा और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। अर्थात अभ्यास मंडल यही प्रेरणा पर आधारित संस्था है जो वार्षिक व्याख्यानमाला के द्वारा बुद्धिजनों के आश्रय और अनुभवों को साझा सामान्य जन का मार्गदर्शन करने की परंपरा रही है। अभ्यास मंडल की 64वीं व्याख्यानमाला के समापन सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर रणबीर गुलेरिया जी, जो पद्मश्री प्राप्त श्रीमती गुलेरिया, सम्मानित मंच व सभा भवन में उपस्थित प्रबुद्ध श्रोता बंधुओं, बहनों व युवा साथियों तथा मीडिया के सभी साथी, विभिन्न विधाओं के मित्रों, अभ्यास मंडल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस व्याख्यानमाला को अपने ज्ञान, अनुभव और विचारों से शिक्षित करने वाले विद्वान अतिथि वक्ताओं सर्वश्री श्री हरि बोरीकर, सुश्री हनुमा आचार्य, विंग कमांडर, श्री अवनीश अवस्थी जी प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर अनिल काकोडकर वैज्ञानिक, पद्म विभूषण प्राप्त चिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर संदीप जोशी डीजीपी फायर केरल, IIM के श्री जगदीप छोकर जी एवं एम्स के डायरेक्टर रहे डॉक्टर रणबीर गुलेरिया जी, पद्मश्री प्राप्त के प्रति मैं आपकी तथा अभ्यास मंडल परिवार की ओर से कृतज्ञता घोषित करता हूँ। विभिन्न विषयों पर विद्वान वक्ताओं के उद्बोधन ने हमें समृद्ध किया है तथा चिंतन, मनन व क्रियान्वयन के लिए प्रेरित किया है। व्याख्यानमाला के अनुष्ठान को प्रबुद्ध श्रोताओं के स्नेह, सहयोग व अनुशासन के बगैर पूर्णाहुति तक पहुंचाने की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। समाज की श्रृंखला को सार्थक व गरिमामय बनाने के लिए सभी श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको विदित है कि अभ्यास मंडल की गतिविधियां बगैर किसी शासकीय अनुदान के नागरिकों के सहयोग से ही संचालित होती है। अभ्यास मंडल के आर्थिक सहयोगकर्ता व दानदाताओं के प्रति इस अवसर पर आभार व्यक्त करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। जांच सभापति की प्रबंध समिति व कैटरर किशनलाल पालीवाल के निरंतर सहयोग के लिए अभ्यास मंडल परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोग के बिना वक्ताओं के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सभी पत्रकार बंधुओं और संपादकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगरीय निकाय और अन्य शासकीय अर्धशासकीय निजी कार्यालयों अधिकारियों के सहयोग के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। सभा भवन में माइक, प्रकाश व देखरेख की व्यवस्था से जुड़े सभी मित्रों सहयोगियों के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। व्याख्यानमाला समिति के अध्यक्ष अशोक चित्रे जी, सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के अतुल्य सहयोग और मार्गदर्शन से ही हम 64वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला को सफलतापूर्वक और गरिमा तरीके से संपन्न कर पाए हैं। उन सबके प्रति आभार व्यक्त करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। 64वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला एक पड़ाव है। इसकी सफलता सबके सहयोग से हमें असीम ऊर्जा प्राप्त हुई है। आपके सहयोग, समर्थन व आशीर्वाद ने हमारे विश्वास को दृढ़ किया है तथा हम नए संकल्प और उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। प्रबंध कांडी व संलग्न रहे सभी साथियों से बृहद आयोजन में जाने अनजाने हुई त्रुटियों को मैं अपनी त्रुटि मानता हूँ, वो खेद व्यक्त करता हूँ। वो आशा करता हूँ कि त्रुटियों, भूलों के प्रति हमें जागरूक करने से हमें सुधार करने की पुनरावृत्ति न होने देने में सहयोग मिलेगा। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद तथा आगे निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त करता रहे, इसी आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।